हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोमैड फिजिक्स और मैं देवेंद्र वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 1D मोशन। देखो 1D मोशन जो है अपने काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग का पहला चैप्टर है। इसके बाद में अपन 2D मोशन पढ़ेंगे, 3D मोशन भी पढ़ेंगे। देखो 1D मोशन में अपने को क्या क्या चीज़ें सीखनी है कि अपने को सीखना है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग द कोज बाई विच इट मूव्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अपने को क्या सीखना है, अपने को फोर्स पर काम नहीं करना, अपने को क्या करना है, अपने को ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पर काम करना है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, 1D मोशन या इसे काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, देखो वी विल स्टडी द movement of object without taking the factor which causes मूवमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को पढ़ेंगे। ये मूवमेंट क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, इस चीज को अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो अपने को बेसिक सी टर्म्स अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जो अपने को स्टार्टिंग में सीखनी है वो है अपने पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ना जाने कितनी ऐसी छोटी छोटी टर्म्स हैं जो अपने को सीखनी है। लेकिन ये टर्म्स अपने को अभी क्लियर कर लेनी है ताकि पूरे के पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहले तो ये डेफिनेशन नोट डाउन करो, इसको एक नाम और दे दो। क्या नाम दे दो? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में अपन इन चीजों को एक एक करके सीखते हैं। तो देखो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि अपने को क्या चीजें इसके अंदर सीखनी है। जैसे देखो मैंने बोला कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहां पर पर्सन ए खड़ा है, यहां पर पर्सन बी खड़ा है, यहां पर पर्सन सी खड़ा है और सबका मुंह इस तरफ है। ठीक है, सबका जो फेस है उस तरफ है। ये डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 20 मीटर है और ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अलग ले लो 30 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक चीज सिखाने जा रहा हूं कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब अगर ए इसको देखेगा तो ये क्या बोलेगा, मुझसे सामने की तरफ, मतलब मेरे से आगे 20 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, अगर 20 के लिए कुछ बोलेगा तो बोलेगा मुझसे राइट साइड के अंदर 20 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा है। अगर 30 के लिए कुछ बोलेगा तो बोलेगा कि मेरे से पीछे 30 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट पड़ा है। हाँ या ना? तो इसके लिए इसकी पोजीशन अलग हो गई, इसके लिए इसकी पोजीशन अलग हो गई, इसके लिए इसकी पोजीशन अलग हो गई, लेकिन एक्चुअल में अपना ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर पड़ा है। फिर ये तीन तीन पोजीशन कैसे आई? तो इसको बोलते हैं कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि अपनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये यहाँ पर अगर मैं खड़ जाता है, अगर मतलब डी नंबर का जो पर्सन है यहाँ पर खड़ा होता और ये डिस्टेंस मान लो 15 मीटर है और इसका फेस इस तरफ है, तो ये क्या बोलता, मुझसे लेफ्ट साइड में 15 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा है। हाँ या ना? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि अपना ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर होता है। बस इसको जो डिफाइन करने की जो एबिलिटी है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो अपना ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ये
ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पर है, ये चीज अपने को देखनी है। इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, इससे इस तरफ आगे की तरफ, इससे लेफ्ट साइड, इससे बिहाइंड और इससे राइट साइड अपना ऑब्जेक्ट है। चारों के केस में अलग अलग इसकी पोजीशन हो गई। अब मेरे को क्या दे दिया, कार्टेशियन सिस्टम में मेरे को किसी एक पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट दे दिए और बोल दिया कि इसको पोजीशन वेक्टर में शो करो। तो ये चीजें हमने वेक्टर में सीख ली है, ठीक है। तो उन चीजों को यूज में लेते हुए हम इस चैप्टर को सीखेंगे। तो ये चीज आई समझ में कि जो ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर कौन होता है बताओ, हु ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, ठीक है। वैसे तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर पड़ा है, लेकिन चारों के चारों ऑब्जर्वर अलग अलग जगह पर खड़े हैं, तो इनका पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग हो गया, तो इनकी पोजीशन भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो गई। ये पोजीशन अलग अलग सिर्फ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हुई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं हुई। इस चीज को नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखो, अपने को जो कुछ एक डेफिनेशन सीखनी है वो आज की क्लास में अपन सीख लेते हैं, देन अपन कल की क्लास से इस पर कुछ एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहली अपनी डेफिनेशन है डिस्टेंस। तो मैंने बोल दिया ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, ध्यान से देखते जाना, और यहां से यहां तक जाने के रास्ते कई हैं। मान लो कि ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है, ये वाला भी है, 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो होगा क्या एक्चुअल में, यहां से लेकर यहां तक अगर ये पाथ ए से जाएगा, बी से जाएगा और सी से जाएगा, तो तीनों में अलग अलग दूरी है, जो डिस्टेंस है जो कवर करेगा, हाँ है ना, अलग अलग पाथ चलेगा। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, इन सभी को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, द पाथ कवर्ड by the object, the total path, इसको लिख लो, the total path covered by the object, लेंथ उसकी, ठीक है। जो टोटल पाथ है जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है ए से बी तक जाने में, उस टोटल पाथ की जो लेंथ होगी वही मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस होगी। जैसे मैंने बोल दिया, यहां से अगर ऐसे जाएगा तो ये 10 किलोमीटर चल रहा है, ऐसे जाएगा तो ये मान लो 7 किलोमीटर चल रहा है, और ऐसे जाएगा तो ये 9 किलोमीटर चल रहा है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो तीनों पाथ के लिए डिस्टेंस जो होगी अलग अलग होगी कि नहीं होगी भाई। यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा, तो गाड़ी में जो मीटर है वो तो डिस्टेंस कितनी बताएगा, 10 किलोमीटर। इस पाथ से गया तो 7 किलोमीटर, इस पाथ से गया तो 9 किलोमीटर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, देखो इसके अंदर मैं पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर लेफ्ट साइड मुड़ा, फिर राइट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, है ना। इसके अंदर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर मैं कर्व पाथ है जो कवर कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं 2 स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हूँ। तो दोनों के अंदर डिस्टेंस का कोई रोल है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, सॉरी। और जो जितना पाथ मैंने कवर किया है उसको मैं मेजर कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड तो है, इसका मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन क्या बताओ इसकी कोई डायरेक्शन है फिक्स्ड? नहीं है। तो बताओ ये वेक्टर या स्केलर? ये हुई स्केलर, ठीक है, ये हुई स्केलर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस होती है अपनी, इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। और इसकी डेफिनेशन क्या है, द लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखो अपना क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो
कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर अपने को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, कोई भी मोड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी दूरी। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, ए से बी तक जाना है तो बिल्कुल सीधा सीधा मैं ऐसे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, है ना, ऐसे जाऊंगा बिल्कुल सीधा सीधा। अगर मान लो ये डिस्टेंस इसने कवर की 5 किलोमीटर, ये कितनी कवर की, 5 किलोमीटर, तो ए से बी के बीच की जो सीधी दूरी है, जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो कितना है, 5 किलोमीटर। तो इससे कम और दूरी नहीं हो सकती और डिस्टेंस इससे कम नहीं हो सकती। ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, और इसे ही क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, the length of straight line path between two points is called as displacement। आगे बात समझ में? तो डिस्टेंस क्या होती है अपनी, डिस्टेंस होती है जितना पाथ कवर किया है उसकी लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो। या फिर एक बात और बोल दूं कि ए से बी तक मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और उस लाइन की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि ए से लेकर बी तक एक पर्सन तो ऐसे गया, दूसरा ऐसे चला गया, तीसरा बिल्कुल सीधा चला गया। ठीक है, इसको नहीं बनाते हैं। इसने मान लो कवर किया 20 किलोमीटर, इसने कवर किया 15 किलोमीटर और इसने कवर किया 10 किलोमीटर। ठीक है, ए बी सी। तो ए से बी तक के बीच में यहां पर अपने को डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, डिस्टेंस कितनी दी गई है, 3 अलग अलग पाथ दिए गए हैं, तो 3 अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगी। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। लेकिन अगर पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मिनिमम मतलब मिनिमम इनके अंदर मिनिमम है, लेकिन एक्चुअल में जरूरी नहीं है जो अपने को पाथ दिया हो उनमें मिनिमम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ए से बी को डायरेक्ट मिला दो, तो ये वाला जो पाथ है डायरेक्ट ही मिला हुआ है, इससे कम पाथ और नहीं हो सकता। तो ये जो लेंथ होगी इसी की, इस बी पाथ की, वही क्या हो जाएगी मेरे पास, वही हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन कीजिए। अब देखो ये वेक्टर है या स्केलर, ये चीज और देखते हैं। अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूं, इसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसके अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके अंदर ए से बी तक मैं डायरेक्ट जा रहा हूं ना, तो इसके अंदर डायरेक्शन काम आएगी। इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है अपना क्या, स्पीड। स्पीड क्या होती है, देखो अगर मैं ए से बी तक गया और मान लो इस पाथ से गया और मैंने कवर किया 20 किलोमीटर और टाइम लगा मुझे मान लो 2 आवर्स लग गए। ठीक है, ए से बी तक जाने में मुझे लग गए 2 आवर्स। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, अपने को पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना, 20 किलोमीटर अपॉन में 2 आवर्स, कितना 10 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी आ गई स्पीड। तो एक्चुअल में इसे बोला क्या जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन होगी इसकी, देखो द रेट ऑफ
द रेट ऑफ change in distance is called as speed। जितनी मैंने डिस्टेंस कवर किया है उसके चेंज होने की जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी स्पीड। मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखा क्योंकि ये अपने को प्री डिफाइंड होता है कि जो रेट होती है वो हम जनरली किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मान लो मैंने डिस्टेंस कवर की x और टाइम लगा t, और मान लो इसका मैंने डिफरेंस ले लिया कि स्टार्टिंग में कुछ x1 थी, बाद में कुछ x2 होगी, तो डिफरेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये जो मैंने कवर किया है, ठीक है। तो ये कवर किया है मान लो x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस के केस में बोल रहा हूँ। तो एक्चुअल में तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा जाता है, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख लिया कि जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम के बराबर होती है, या फिर डिस्टेंस में जितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही मेरे पास स्पीड हो जाएगी। अब बताओ स्पीड वेक्टर या स्केलर? भाई यहाँ पर देखो डिस्टेंस है वो भी स्केलर, टाइम है वो भी स्केलर, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। आगे बात समझ में? अपने पास फोर्थ पॉइंट आता है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं A से B तक डायरेक्ट अगर मैं जाऊं तो यहां से मेरे को लगते हैं 15 किलोमीटर और टाइम लग रहा है कितना, 2 आवर, ठीक है। A से B तक जाने में कितना लगेगा टाइम, 2 आवर्स, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ change in position is called as velocity। देखो यहां से देखो पोजीशन मैंने क्यों बोला, अगर इसके रिस्पेक्ट में, अगर किसी ओरिजिन या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन x1 है, इसकी पोजीशन x2 है, तो दोनों का बीच में डायरेक्ट अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, तो पोजीशन का डिफरेंस कर देते हैं x2 माइनस x1, डेल x लिखा जाता है। तो मैंने क्या कहा कि चेंज इन पोजीशन मतलब दोनों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये निकालूंगा चेंज इन पोजीशन से। और इसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब अपॉन में क्या लग दूंगा, जितना टाइम मेरे पास लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, वेलोसिटी। तो इसकी जो अपने पास आ जाती है v की वैल्यू, वो डेल x अपॉन में डेल t आ जाता है। यहाँ पे x क्या है, चेंज इन पोजीशन, क्या है, चेंज इन पोजीशन। अब ध्यान से देखो ये वेक्टर या स्केलर, अपने पास जो पोजीशन होती है, पोजीशन अपन वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हुई, और यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर क्वांटिटी का कर दें तो रहेगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी अपने पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, अगर मैं एक टर्म और दूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो ये क्या होती है, हमने पढ़ा था v वेक्टर की वैल्यू डेल x अपॉन डेल t होती है, और वेक्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ये वेक्टर नहीं सॉरी डिफरेंशिएशन में, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर जो डेल t है वो बहुत छोटा हो जाए तो जो v वेक्टर की वैल्यू है वो dx अपॉन में dt लिखी जाएगी, और ये हम डिफरेंशिएशन से निकालेंगे, और इसे ही क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नोट डाउन कीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन बेसिकली होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर मैंने बोला, ध्यान से देखो, अगर A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है,
और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, a से b की डायरेक्शन में जा रहा है, और टाइम लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, डेल टी लग रहा है मान लो, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1, और टाइम कितना लग रहा, डेल टी, और डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, डेल v अपॉन में डेल टी आ जाएगा, ये वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की। तो लिखो रेट ऑफ change in velocity is called as acceleration, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल a से। अब देखो ये वेक्टर होती है स्केलर क्वांटिटी, तो जब अपना जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डिवाइड करेंगे स्केलर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास आएगी कौन सी, ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी, ए के ऊपर लगाएंगे वेक्टर, ये डेल वी वेक्टर। अब देखो इसके अंदर भी मैं क्या कर दूं, डेल टी को कर दूं 0, तो जो अपना एक्सेलरेशन है वो dv अपॉन में dt आएगा कि नहीं आएगा, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में, यह भी हम किस में पढ़ चुके हैं, यह भी हम बेसिक मैथमेटिक्स की डिफरेंशिएशन वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो नोट डाउन कीजिए इसे, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में, हटा दें इसे। देखो ये तो कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स थी जो अपने को ध्यान में रखनी है 1D स्टार्ट करने से पहले। अपन को बोल दे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको मैं एक डिफरेंस करवा देता हूं, 1D मोशन, हम 1D भी पढ़ेंगे, हम 2D भी पढ़ेंगे और हम 3D भी पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो 1D में हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में पाथ करवाएंगे, स्ट्रेट लाइन में पाथ करवाएंगे, कहने का मतलब A से B तक एक ही डायरेक्शन में हम इसको मूव करवाएंगे। आगे बात समझ में। 2D के अंदर क्या, इन ए प्लेन, ठीक है, तो इसका जो पाथ होगा प्लेन में होगा। प्लेन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो दो डायमेंशंस होती है, 2 डायमेंशंस। कहने का मतलब क्या, मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला गया, मान लो यहां से यहां तक ऐसे चला गया, तो ये x में भी कुछ चला है, ये y में भी कुछ चला है, हाँ या ना, यहां तक तो चला ये x में और यहां तक चला ये y में, चला कि नहीं चला। तो ये दो दो डायरेक्शन में एक साथ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2D मोशन। आगे बात समझ में। और 3D मोशन में तीन तीन डायरेक्शन में एक साथ चल जाएगा, 3 डायमेंशंस एक साथ चलेगा। कहने का मतलब क्या, इन ए स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने क्या कहा कि ये अपना जो मार्कर है यहाँ पे है, तो इस तक आने के लिए मान लो दीवार के या कमरे के एक कोने से अगर मैं चलूँ तो पहले तो किनारे किनारे पे चलना होगा, उसके बाद में फर्श पे इस तक नीचे तक आना होगा, उसके बाद में ऊपर की तरफ आना होगा। तो तीन डायरेक्शन में एक साथ चलते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन मोशन या 3D मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास स्पेस को यूज किया जाता है, जिसके अंदर तीन अलग अलग डायमेंशन होती है, जैसे x, y और z। और मान लो ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पर आ गया और मैंने बोल दिया कि x पर तो कुछ यहाँ पर चला है, y पर कुछ इतना चला है और z पर मान लो कुछ इतना चला है, z पर भी कुछ चला है, ठीक है, सामने की ओर है। आगे बात समझ में। तो जो ऑब्जेक्ट तीनों डायमेंशन में एक साथ चले या फिर स्पेस में जाए उसे क्या बोलते हैं, 3D मोशन कर रहा है। जो 2 डायरेक्शन में चले या एक प्लेन में चले उसे बोलते हैं 2 डायमेंशन कर रहा है। और जो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे A से B तक या एक ही डायरेक्शन में मूव करे उसे क्या बोलते हैं, 1D मोशन, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। तो ये अपने बेसिक सा एक डिफरेंस था 1D, 2D और 3D का। इस पर जो अपने आगे की चर्चा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपन ने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, छोटी छोटी अपने डेफिनेशन देखी 4-5 एक, वो आपको कंप्लीट करनी है, उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।